तो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था बच्चों। उसमें जो होता है ना डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या रोल होता है, डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितना टाइप होता है, डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में कितना टाइप होता है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में मेरे बच्चों, है ना। अब जैसा कि बतलाए थे बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में कि मेन एंजाइम जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है मेरे बच्चों वो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है ना। क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है वो, समझे बच्चों। लेकिन उस डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। उस डीएनए पॉलीमरेज के अलावा जो है और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि क्या होता है, इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में मेरे बच्चों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है मेरे बच्चों, है ना, द अदर एंजाइम्स ऑफ डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अदर एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो और डीएनए पॉलीमरेज के अलावा और कौन कौन सा एंजाइम होता है उस चीज़ के बारे में देखते हैं बच्चों। तो डीएनए पॉलीमरेज के अलावा हेलिकेज होता है। क्या होता है बच्चों, हेलिकेज। सबका क्या फंक्शन होता है, आगे जो पूरा स्टेप्स बतलाएंगे तो वहां पर आएगा मेरे बच्चों, है ना। दूसरा होता है टोपो आइसोमरेज। क्या होता है बच्चों, टोपो आइसोमरेज। इसी टोपो आइसोमरेज को हम प्रोकैरियोट्स में हम डीएनए गायरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज कहते हैं हम। तो हेलिकेज हो गया, टोपो आइसोमरेज हो गया। फिर है यहाँ पर बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, है ना, शॉर्ट फॉर्म एसएसबी प्रोटीन। तो ये हो गया इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट हो गया इसमें प्राइमेज। क्या है मेरे बच्चों, प्राइमेज। इस प्राइमेज को हम क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमेज को आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और कौन सा एंजाइम है बच्चों, फॉस्फोराइलेज। क्या है, फॉस्फोराइलेज है ये। फिर है इसमें पायरोफॉस्फेटेज। क्या है मेरे बच्चों, पायरोफॉस्फेटेज है। फिर क्या है इसमें, है डीएनए लाइगेज। क्या होता है इसमें, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। एक और इसमें लिख लेना, एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। तो ये सब सारे एंजाइम्स जो है मेरे बच्चों, ये एंडोन्यूक्लिएज, तो ये सब सारे एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होता है डीएनए पॉलीमरेज के अलावा हेलिकेज, टोपो आइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी, है ना। फिर होता है प्राइमेज, देन होता है इसमें फॉस्फोराइलेज, देन होता है पायरोफॉस्फेटेज, देन होता है डीएनए लाइगेज एंड देन एंडोन्यूक्लिएज। तो ये सब सारे एंजाइम्स है जो डीएनए पॉलीमरेज के अलावा इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। अब यहाँ पर हम लोग को जानना है मेरे बच्चों, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत सारे स्टेप्स में होता है। देखो बच्चों, अब एक चीज अब जो मैं बतलाने के लिए जा रहा हूं यहाँ पर, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है बहुत सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखो, अब एनसीईआरटी में जो दिए हैं मेरे बच्चों वो स्टेप्स करके नहीं दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी में ये मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टेप्स करके नहीं दिया हुआ है बच्चों, वो ऐसे ही लगातार लिखा हुआ है उसमें। बट उसी चीज़ को डिटेल्स में जो होता है हमने स्टेप्स के रूप में, हम यहाँ पर स्टेप्स के रूप में समझा रहे हैं बच्चों, है ना। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है इसमें बहुत सारे स्टेप्स में होता है ना। ये सारे स्टेप्स को एक एक करके सभी स्टेप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। तो अब मत समझ जाना कि एनसीईआरटी में स्टेप्स में तो दिए नहीं, यहाँ पर स्टेप्स में बतला रहे हैं। अब इससे ये फायदा होगा कि तुम्हारा नीट में किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चंस क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस नहीं बनेगा मेरे बच्चों, समझे ना। इसलिए इसको स्टेप्स में कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो और तुम्हारा क्वेश्चंस भी बन जाए, समझ गए मेरे बच्चों। अब देखो बच्चों, जेनेटिक्स है, इसको डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि तुम्हारी जेनेटिक्स से क्वेश्चंस जो होता है ट्विस्टेज पूछता है ना। ये बात अलग है कि 1-2 साल से इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन हर साल ऐसा ही नहीं रहेगा बच्चों,
है ना। इसलिए जो मेजर टॉपिक है उसको अच्छी तरह डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है मेरे बच्चों, इसलिए इसको डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। या कहीं अगर कोई अगर कुछ कहता है कि हाँ इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहिए या कुछ, है ना, ऐसा दिमाग में आता होगा कि कहीं, है ना, इतना डिटेल से बतला रहे हैं, इतना ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं उतना ही बतला रहा हूँ बच्चों जितना नीट तक के ज़रूरत है ना। जहाँ तक नीट तक की ज़रूरत है वो सारे चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मेरे बच्चों, समझ गए बच्चों। इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना, और ये तो बतलाते ही जा रहा हूँ कि बोर्ड में कहाँ तक पढ़ना है, बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, जो है ना वो सब सारी चीज़ को हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, पहला स्टेप्स जो है यहाँ पर, है ना, पहला स्टेप्स है यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पहला स्टेप्स क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा स्टेप्स है इसमें रिकॉग्निशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम बतलाते हैं बच्चों, है ना। देखो अब ये डीएनए स्ट्रैंड पहले कैसा था, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो डीएनए के जिस पॉइंट से, डीएनए में जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना, ऐसा नहीं कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है कहीं भी से भी, डीएनए पॉलीमरेज जो है कहीं से भी क्या होता है और ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। डीएनए में जो होता है अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट होता है ना, एक स्पेसिफिक साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एक स्पेसिफिक साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं मेरे बच्चों। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन इस पॉइंट से स्टार्ट होता है ना। तो डीएनए का ओपनिंग होता है, अनबाइंडिंग होता है इसमें डीएनए, ये डीएनए हेलिक्स का क्या होता है, अनबाइंडिंग होता है। तो अनबाइंडिंग यहाँ तक हुआ तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से इधर क्या होता है इसमें, यहाँ से इधर रेप्लिकेशन, यहाँ से इधर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्या, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, है ना। तो जो सेकंड हेडिंग दिए है रिकॉग्निशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखो आगे जो स्टेप बतलाएंगे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें डायग्राम नहीं है, बतलाएंगे, इसलिए उस चीज को यहीं पर डिस्कस कर दे रहे हैं मेरे बच्चों, है ना। कि डीएनए में जो होता है जिस पॉइंट से, अब डीएनए में इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो, है ना, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता तो अनबाइंडिंग डीएनए हेलिक्स का जो अनबाइंडिंग है यहाँ तक के होता। तो जहां से डीएनए का क्या होता है इसमें, जहां से जिस पॉइंट से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको कहते हैं, सब लोग समझ गए होंगे, है ना। कि जिस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, ORI। इसी को हम क्या कहते हैं, ORI कहते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ORI कहते हैं। तो ये हो गया ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन होता है अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये डीएनए हेलिक्स क्या होता है, बाइंडिंग फॉर्म में है, बाइंड किया हुआ, यहाँ अनबाइंड हुआ, ओपन हुआ, है ना। यहाँ पर डीएनए हेलिक्स क्या होगा, इसमें ओपन हुआ, अनबाइंड हुआ, ये तो ये क्या होता है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब ये जो होता है डीएनए स्ट्रैंड जो होता है टेम्पलेट की तरह काम करता है। इसी स्टैंड पर क्या होता है इसमें, इसी स्टैंड पर, है ना, इसी स्टैंड पर जो होता है ये डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। ये किस तरह एक्ट करता है, ये डीएनए टेम्पलेट होता है, ये, है ना। ये क्या होता है मेरे बच्चों, डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट हो गया ये, है ना। अनबाइंडिंग ऑफ हेलिक्स हुआ है, ये ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद ये जो स्टैंड है ना, ये डीएनए, ये स्टैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। इसी स्टैंड पर न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है ना। इसी स्टैंड पर न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीएनए
टेम्पलेट कहते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स अनबाइंड हो गया तो डीएनए क्या स्टैंड जो होता है डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। अब देन क्या है उसके बाद, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर जो होता है ये जो स्टैंड ओपन एक्सपोज डीएनए जो स्टैंड जो है ना, इसके ऊपर जो होता है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो उस शॉर्ट सेगमेंट ऑफ फॉर्मेशन आरएनए को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ये आरएनए प्राइमर्स कहते हैं। देन होता है इसमें बेस पेयरिंग, क्या होता है, बेस पेयरिंग होता है ना। बेस पेयरिंग में क्या होगा, जैसा इस स्टैंड पर क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, उसी अनुसार न्यू डीएनए स्टैंड जो बनेगा उस पर क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस का फॉर्मेशन होगा और देन दोनों के बीच में बेस पेयरिंग होगा। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टैंड और चेन्स, है ना, न्यू स्टैंड्स और चेन्स। इस डीएनए टेम्पलेट पर जब नाइट्रोजनस बेस आएगा, सब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड हो जाएगा, तो इस पर क्या होता है, इसमें इस तरह से न्यू डीएनए स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। ये तो इसी को लिखे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, न्यू स्ट्रैंड्स और चेन। और देन जब ये चेन बन जाएगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड जब बन जाएगा डीएनए टेम्पलेट के ऊपर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रॉन्ग बेस का भी डिपोजिशन हो जाता है ना। इस न्यू डीएनए स्ट्रैंड में जो होता है रॉन्ग बेस का भी डिपोजिशन हो जाता है, तो उस रॉन्ग बेस के डिपोजिशन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है और ट्रू बेस वहां पर ऐड किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर, प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर। तो इतने सारे स्टेप्स में डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है मेरे बच्चों, है ना। तो एक एक करके सारे स्टेप्स को जो होता है डायग्राम के साथ हम जहाँ जहाँ डायग्राम की जरूरत होगी उसमें जहाँ डायग्राम को बनाएंगे और उस डायग्राम की सहायता से यहाँ पर हम समझेंगे इसको। बच्चों समझ गए मेरे बच्चों, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों। अब यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, पहला स्टेप जो है यहाँ पर, है ना, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो देखो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है ना। यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों, 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है। और वो कौन कौन सा होता है, DAMP, DCMP, DGMP, DTMP। तो यहां लिखा हुआ है मेरे बच्चों 4 टाइप्स, है ना, 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन सा होता है, ये होता है इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। ये क्या होता है इसमें, मोनोफॉस्फेट, लाइक DAMP, DCMP, DGMP, DTMP। ये जो 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, ये मोनो, देखो एम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डीऑक्सी एडिनोसिन, देखो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो कहीं भी न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं मेरे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, पहले भी बतला चुके हैं, जब शुगर में फॉस्फेट अटैच्ड हो और क्या हो, बेस अटैच्ड हो। जब शुगर में फॉस्फेट अटैच्ड हो और ये फॉस्फेट अटैच्ड है और ये नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है, तो इसको कहते हैं क्या हम, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन जब इसमें केवल अगर शुगर के साथ केवल क्या होता है, बेस अटैच्ड होता है, शुगर के साथ अगर केवल बेस अटैच्ड होता है, तो इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बट शुगर बेस के साथ क्या होता है, फॉस्फेट अटैच्ड होता है, तब उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहां पर देखना, DAMP डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो यहां पर क्या फॉस्फेट है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां पर एक ही फास्फोरस है, एक ही फास्फोरस ग्रुप होता है, इसलिए लिखते हैं मोनोफॉस्फेट, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है इसमें, 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन सा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स लाइक DAMP, DCMP, DGMP, DTMP। ये सब सारे जो 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है मेरे बच्चों, ये फ्रीली प्रेजेंट, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, अगर फ्रीली इन न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। किस फॉर्म में रहता है ये, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में,
है ना। ये सब सारे जो होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट जो है फ्रीली साइड न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो पहले यहां पर हेडिंग क्या दिया हुआ है? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, इसलिए यहां दिया है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है बच्चों? ये सब चारों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? फॉस्फोराइलेटेड, है ना, फॉस्फोराइलेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फॉस्फेट और एंजाइम क्या है? फॉस्फोराइलेज, है ना, फॉस्फोराइलेज टू फॉर्म, क्या है इसमें? टू फॉर्म एक्टिव ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो जाता है इसमें? एक्टिव ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो एक्टिव ट्राइफॉस्फेट में ये कब कन्वर्ट होता है? जब इसका फॉस्फोराइलेशन होता है ना। इसका क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन मतलब यहां पर ये सब में फॉस्फेट का एडिशन होगा, ये सब में फॉस्फेट का क्या होगा? एडिशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन जो इसका होता है वो किसकी उपस्थिति में? इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फॉस्फेट एंड फॉस्फोराइलेज एंजाइम ये DAMP, DCEMP, DGMP, DTMP, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक्टिव फॉर्म में। तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा? DATP। यहाँ DAMP है तो क्या हो जाएगा? DATP। यहाँ DCMP है तो क्या हो जाएगा? DCTP, है ना। यहाँ DGMP है तो क्या हो जाएगा? DGTP। यहाँ DTMP है तो क्या हो जाएगा? DTTP। तो ये एक्टिव फॉर्म हो गया इसका। ये सब सारे इनएक्टिव फॉर्म है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और इसी का ये क्या होता है? एक्टिव फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म। जैसे देखो यहाँ पर DAMP में क्या हो गया? इसमें फॉस्फेट जुटा। यहाँ पर क्या होता है? इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज का है? फॉस्फेट, एनर्जी, फॉस्फोराइलेज। तो ये सब सारे हो गए फॉस्फेट, ये हो गया इसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम, और ये हो गया एनर्जी। तो ये सब की उपस्थिति में फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेज और ये एनर्जी की उपस्थिति में DAMP, दो फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ कन्वर्ट होगा। तो एक मोनोफॉस्फेट, M मतलब क्या होता है? मोनोफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी इसके साथ है, और दो फॉस्फेट जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मोनो से क्या हो जाएगा? ट्राई हो जाएगा। तो ये किसमें कन्वर्ट कर गया? DATP, है ना। ये DAMP जो होता है फॉस्फेट के साथ कंबाइंड करता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंड एंजाइम, तो बन जाता है क्या? DATP, है ना। यहाँ पर दो फॉस्फेट अटैच किए हैं, तो देखो डीऑक्सी मोनो, ये क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यहाँ M मोनोफॉस्फेट है। इससे दो फॉस्फेट जब अटैच हो जाता है तो इसमें क्या होगा? तीन फॉस्फेट आ जाएगा। क्या होगा? इसमें तीन फॉस्फेट आ जाएगा। तो क्या हो गया? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ट्राई यहाँ पर आ गया, तीन आ गया कि नहीं आ गया? इसमें देखो एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। ट्राई मतलब 3, तो 3 फॉस्फेट इसमें है। यहाँ पर क्या है? मोनोफॉस्फेट है, तो क्या हो गया? एक ही फॉस्फेट है। इस एक फॉस्फेट में दो फॉस्फेट अटैच्ड हो गया, तो क्या हो गया? इसमें ट्राइफॉस्फेट हो गया। ठीक उसी तरह से DCMP दो H2SO4 फॉस्फोराइलेज एनर्जी क्या बना देगा? इसमें DCTP। क्या होगा? DCTP। फिर देखना DGMP, ये दो फॉस्फेट है इसमें, इसकी उपस्थिति में कंबाइंड करेगा फॉस्फोराइलेज एंजाइम और एनर्जी, तो क्या बन जाएगा इसमें? DGP। क्या हो जाएगा? DGTP। ये क्या हो जाएगा? DGTP। फिर DTMP, इसमें दो फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? DTMP, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इसमें ये सब में तीन फॉस्फेट हो गया, है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है? इसमें एक ही फॉस्फेट है ना। यहाँ पर जो देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर एक ही फॉस्फेट है, और ये सब में तीन फॉस्फेट। जब तीन फॉस्फेट हो जाता है तो ये एक्टिव ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है। ये क्या हो गया? इसमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये एक्टिव फॉर्म हो गया। ये समझ गए मेरे बच्चों? तो इस तरह से हुआ क्या? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हुआ ये, है ना। अब यहाँ पर जो ये जो होता है इसमें एक्टिव डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है यहाँ पर, या ये क्या हो गया? इसमें ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स।
इसका ड्यूअल फंक्शन होता है। इसका क्या होगा आगे बतलाएंगे, इसका ड्यूअल फंक्शन होता है। एक सबस्ट्रेट की तरह भी यूज होता है, एक फंक्शन ये होता है कि ये सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है, दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है ना। दो इसका फंक्शन होता है, ये ड्यूअल फंक्शन की तरह एक्ट करता है ये, है ना। तो ये ड्यूअल फंक्शन की तरह एक्ट करता है। इसमें दो फंक्शन क्या होगा, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है और दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है बच्चों। तो इसलिए इसका क्या होता है, ये एक्टिव ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है इसमें ड्यूअल फंक्शन होता है। क्या होता है, ड्यूअल फंक्शन होता है। अब यहीं पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यहां पर देखो न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में दे दिया है वहां पर साइट्स, जबकि यहां पर जब फॉस्फेट अटैच्ड है तो फिर साइट्स कहां से होगा, है ना। न्यूक्लियोसाइड तो तब होता है ना जब फॉस्फेट अटैच्ड नहीं होता है। जब फॉस्फेट अटैच्ड हो गया इससे, तब तो ये क्या कहला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहला जाएगा। इसलिए हम यहां पर लिखे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। समझ गए बच्चों। तो ये हो गया इसमें एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो गया। ये क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में पढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, उसी तरह से अपना नोट्स तैयार करते चले जाना, समझे ना। जिस तरह सीक्वेंस में बतलाते जा रहे हैं उसी तरह से अपना नोट्स तैयार करते जाना बच्चों। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो मेरे बच्चों। अब यहाँ पर है नेक्स्ट स्टेप मेरे बच्चों, है ना। सेकेंड स्टेप है यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ origin of replication, recognition of origin of replication। origin of replication को शॉर्ट फॉर्म में ORI कहते हैं, है ना। कहीं भी ORI लिखा रहे तो समझ जाना origin of replication। तो सेकेंड स्टेप क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ origin of replication। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज जो है अभी बतलाया ना, जैसे डीएनए स्ट्रैंड है, तब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है कहीं से भी क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है ना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है ना। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, इसमें रेप्लिकेशंस जो स्टार्ट होता है वो एक पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से होता है ना। डीएनए के ऊपर एक पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ना। डीएनए के ऊपर पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, उसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसी को ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस कहते हैं बच्चों, है ना। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको कहते हैं मेरे बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो किसको कहेंगे हम, देखो रेप्लिकेशन बिगिंस एट ए पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, है ना। ये जो होता है इसमें, ये रेप्लिकेशन किससे स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन बिगिंस होता है ये पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से, है ना। और ये पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रेजेंट ऑन डीएनए। तो उस पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और है ना, और ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, शॉर्ट फॉर्म ARS, और इनिशिएशन पॉइंट, और इसको क्या कहते हैं, इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं, समझे मेरे बच्चों। तो ये हो गया इसमें। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सभी लोग समझ गए होंगे कि डीएनए पर पार्टिकुलर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है या पार्टिकुलर साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन बिगिंस होता है ना, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो उसी पार्टिकुलर सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये बना होता है कितने का, कॉन्सिस्ट ऑफ 100 to 200 बेस पेयर्स, है ना, 100 to 200 बेस पेयर्स का बना होता है, या न्यूक्लियोटाइड्स। तो कितने का बना होता है ये, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स का बना होता है ये। अब ये यहां पर जानना है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक में कितना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोटिक में कितना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये है ना। प्रोकैरियोटिक्स में कितना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोटिक में कितना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इस चीज को समझना है मेरे बच्चों। तो यूकैरियोट्स के केस में देखो, यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, मेनी, है ना, मेनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, मेनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल में
3500 इन ड्रोसोफिला, 3500 इन ड्रोसोफिला, समझ गए। लेकिन प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस के केस में, प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस के केस में कितना होता है ना, इसको याद रखना कि यूकैरियोट्स में कितना होता है, प्रोकैरियोट्स वायरसेस में कितना होता है। तो प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस, प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस में जो होता है इसमें सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है इसमें? सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये जैसे यहां पर मेरे बच्चों देखो, यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, हो जाएगा, ये लिखा हुआ है बैक्टीरियल डीएनए, है ना, क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है। तो बैक्टीरियल डीएनए में केवल एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? केवल एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अब एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के कारण, है ना, अब देखो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जैसे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सॉरी, अब ये बायोटेक्नोलॉजी में ये प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या पढ़ाएंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहते हैं? कोई फॉरेन डीएनए किसी पार्टिकुलर डीएनए से अटैच्ड हो जाता है तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, है ना। अब जैसे देखो, अब कभी ऐसा भी होता है बच्चों, जैसे बीटी कॉटन का नाम सुने होंगे, है ना। बीटी कॉटन जो होता है उसमें बॉलवॉर्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंस पावर होता है। तो वो जो रेसिस्टेंस पावर होता है किसी एक पार्टिकुलर जीन के कैरेक्टर के कारण होता है ना। वो किसके कारण होता है? पार्टिकुलर जीन के कैरेक्टर के कारण होता है वो। अब समझना थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों ध्यान से, है ना। तो अब ये जैसे ये एग्जांपल मैं बतला रहा हूँ, बीटी कॉटन का जो होता है, बीटी कॉटन सब लोग नाम सुने होंगे। बीटी कॉटन में बॉलवॉर्म के अगेंस्ट क्या होता है? रेसिस्टेंस पावर होता है। तो ये रेसिस्टेंस पावर जो होता है किसी जीन के कारण आता है, और वो जीन जो होता है किस में प्रेजेंट होता है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको बीटी कॉटन कहते हैं। तो मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है। अब वो इस बैक्टीरिया से जो होता है हम कुछ डीएनए सेगमेंट को कट करके निकालें। ये क्या होता है? इसमें डीएनए सेगमेंट को हम कट करके निकालें। ये पीस ऑफ डीएनए है। ये क्या इसमें है? पीस ऑफ डीएनए। ये पीस ऑफ डीएनए है। अब इस डीएनए को, अब मान लेते हैं ये बैक्टीरिया का जो पीस ऑफ डीएनए है ना, ये पीस ऑफ डीएनए जो होता है इसमें कोई पार्टिकुलर जीन है, उस जीन से ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है ना। तो उस जीन को, तो यहां पर समझना, तो इस पीस ऑफ डीएनए को यहां से निकाल लिया। अब निकाल करके जो होता है, इसको निकाल करके इस वेक्टर किसको कहते हैं? जो याद रखना, वेक्टर कहते हैं वैसे डीएनए को जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है। जो डीएनए फॉरेन डीएनए को कैरी करता है उसको हम कहते हैं वेक्टर डीएनए। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वेक्टर डीएनए कहते हैं। तो वेक्टर डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में वहां पर पढ़ाएंगे मेरे बच्चों। अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना, जो पॉइंट एक समझाना है उसी के लिए यहाँ पर बतला रहा हूँ एक। तो ये बैक्टीरियल डीएनए जो होता है, ये पीस ऑफ डीएनए जो होता है इसमें, है ना। अब इसको देखो, इस वेक्टर के साथ अटैच करेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे? अटैच करेंगे हम। तो अटैच करने के लिए क्या होगा? इसको कहीं पर कट करना होगा। इसको कहीं पर क्या होगा? कट करना होगा। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से कट कर लेते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं? यहां से हम कट कर लेते हैं। ये वेक्टर को यहां से क्या करते हैं? कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद जो होता है ना, इस वेक्टर को कट करने के बाद जो है इसको यहां पर इंसर्ट कर देते हैं, है ना। ये जो होता है इसमें इंसर्ट कर देते हैं, है ना। इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब ये वेक्टर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखना मेरे बच्चों कि ये जो पीस ऑफ डीएनए है, ये जो ब्लैक कलर से यहां बनाए हैं, पीस ऑफ डीएनए जो है, अब ये रेप्लिकेट करेगा, इसका जीन, ये नंबर इसका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तभी जिस कैरेक्टर के लिए क्या होता है इसमें, जो कैरेक्टर इस पीस ऑफ डीएनए में प्रेजेंट है, जिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जीन इस पीस ऑफ डीएनए में प्रेजेंट है, अब वो पीस ऑफ डीएनए किस में कर दिए हम?
वेक्टर में अटैच कर दिए तो ये बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब एक पीस ऑफ डीएनए जो होता है, पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, ये तो मल्टीप्लाई करेगा, है ना। ये क्या होता है, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, इस तरह से ये मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए क्या, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। क्या चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। लेकिन बैक्टीरियल डीएनए में तो एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इस पीस ऑफ डीएनए में तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आया नहीं। तब ये रेप्लिकेट किसकी सहायता से करेगा, ये जो वेक्टर डीएनए है ना, ये जो यहां पर वेक्टर डीएनए है, ये हो गया इसमें, ये क्या हो गया इसमें, ये हो गया, और ये जो है ये वेक्टर डीएनए है, ये क्या है, वेक्टर डीएनए है। अब दोनों मिलकर के बना दिया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दोनों मिलकर क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब इस बैक्टीरियल डीएनए के फ्रेगमेंट को रिप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो तो इसमें है नहीं, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए में एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तब उसको रिप्लिकेट करने के लिए ओआरआई कौन प्रोवाइड करेगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये वेक्टर डीएनए प्रोवाइड करेगा। वेक्टर डीएनए में देखो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ये वेक्टर डीएनए इसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। समझ गए मेरे बच्चों, इसी पॉइंट को समझाने के लिए ये बतलाए थे यहाँ पर, है ना। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बच्चों, है ना, कि इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स एंड वायरस में केवल कितना होता है, सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अब सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के कारण बिकॉज ऑफ दिस रीजन, है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इफ ए पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, इफ ए पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, जैसे पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए है, इफ ए पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए needed to be propagate, है ना, प्रोपेगेट। अभी पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को प्रोपेगेट करना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, कब, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को क्या होता है, इसमें प्रोपेगेट करने की जरूरत है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से प्रोपेगेट करने की जरूरत है। तो प्रोपेगेशन कब होगा, जब रेप्लिकेशन होगा। तो इसके लिए, है ना, तो इस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ये प्रोसीड्यूर, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीड्यूर रिक्वायर ए वेक्टर, ये क्या होता है, वेक्टर रिक्वायर होता है यहाँ पर। तो ये वेक्टर का रिक्वायरमेंट हुआ कि नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीड्यूर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीड्यूर में क्या होता है, वेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। ये वेक्टर का रिक्वायरमेंट किस लिए होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे बच्चों, दिस वेक्टर प्रोवाइड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये वेक्टर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये वेक्टर डीएनए क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये तो ये यहाँ पर इसी पॉइंट्स को समझाने के लिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाए मेरे बच्चों। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, है ना, कि बैक्टीरियल प्रोकैरियोट्स वायरसेस, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस में क्या होता है, सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो फिर उस पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीड्यूर में प्रोपेगेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां से मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए प्रोपेगेट एंड दिस प्रोपेगेशन रिक्वायर्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन व्हिच केम फ्रॉम, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां से आएगा, वो वेक्टर डीएनए से आएगा। कहां से आएगा मेरे बच्चों, वेक्टर डीएनए से आएगा। तो वेक्टर डीएनए जो होता है ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसी को पॉइंट्स को याद रखना मेरे बच्चों, ये वेक्टर डीएनए क्या होता है, इसमें वेक्टर प्रोवाइड द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये समझ गए होंगे सब लोग मेरे बच्चों। अब यहां पर हम हेडिंग क्या दिए हैं, रिकॉग्निशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अभी तक जो हम पढ़े वो क्या पढ़े कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, ये पढ़े यहां पर। अब डीएनए में जो होता है, डीएनए अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए, है ना। अब जैसे मान लिया कि ये डीएनए है, अब इस डीएनए में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां है, ये रिकॉग्निशन पहचान किसके द्वारा होगा, है ना। इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होता है, इसकी पहचान कहाँ से होगी, तो इसकी पहचान होती कि किसके द्वारा पहचान किया जाता है, किसके द्वारा पहचान किया जाता है बच्चों। यहाँ पर देखो एक प्रोटीन है डीएनए कैपिटल ए, डी स्मॉल एन स्मॉल ए कैपिटल ए, डीएनए प्रोटीन, है ना। ये क्या होता है, डीएनए प्रोटीन होता है। अब ये जो डीएनए प्रोटीन है, यही डीएनए प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है किसको, रिकॉग्नाइज द ORI। ये डीएनए में जहां भी रहता है, इसमें देखो डीएनए में अब जैसे ये डीएनए है, इसमें डीएनए हेलिक्स है, अब इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां पे है, इसका रिकॉग्निशन, इसका पहचान जो है मेरे बच्चों वो कौन करता है, वो करता है डीएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन।
अब मान लिया कि सपोज दैट, समझते हैं यहां पर, जैसे ये है डीएनए ए प्रोटीन, जैसे यहां लिखे हुए हैं ना डीएनए ए प्रोटीन, तो ये डीएनए प्रोटीन है ये। अब ये मान लेते हैं डीएनए है, तो अब इस डीएनए में जो होता है कहां पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ये पहचान कौन करेगा, ये प्रोटीन करेगा, डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा। तो जहां पर इस डीएनए हेलिक्स में जहां पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहां पर जाकर के ये डीएनए प्रोटीन, ये स्पेसिफिक प्रोटीन यहां पर जाकर के बाइंड कर जाएगा। क्या करेगा मेरे बच्चों, देखना यहां पर जाकर के ये बाइंड कर गया। अब यहां पर बाइंड कर गया, तो जिस पॉइंट पे बाइंड कर गया समझो वही क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके द्वारा पहचान किया गया, इसी प्रोटीन के द्वारा, जिसका नाम है डीएनए ए प्रोटीन। तब ये प्रोटीन जहां डीएनए और डीएनए हेलिक्स में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहां जाकर के क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर जाएगा तो जिस पॉइंट पे बाइंड किया मतलब समझ जाना कि वहीं पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया बच्चों, इसको याद रखना, ये डीएनए प्रोटीन है। क्या है, डीएनए ए प्रोटीन है। समझ गए बच्चों, तो ये हुआ इसमें रिकॉग्निशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ मेरे बच्चों। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लेना इसका मेरे बच्चों। अब देखना मेरे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप यहां पर है अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्या है मेरे बच्चों, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्या है यहां पर, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब डीएनए हेलिक्स का अनबाइंडिंग किस लिए होता है, अनबाइंडिंग इसलिए होता है ताकि वो डीएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करे, है ना, क्योंकि जब तक कि डीएनए टेम्पलेट नहीं प्रोवाइड करेगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए जो होता है इसका जो रिक्वायरमेंट है ना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या है मेरे बच्चों, अनबाइंडिंग ऑफ अनबाइंड द डबल हेलिक्स, है ना। यहाँ पर जो होता है, देखो अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है यहाँ पर मेरे बच्चों। यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, यहाँ पर जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये नीचे डीएनए लिखा हुआ है ना। एक स्ट्रैंड में 3 डैश है तो दूसरा क्या, दूसरा एंड इसका क्या है 5 डैश, दूसरे में क्या होता है, ये 5 डैश एंड है तो ये क्या होता है 3 डैश एंड होता है। अब 5 डैश 3 डैश क्यों कहते हैं बतला चुके हैं। अब ये दोनों, अब ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसमें, डीएनए डबल हेलिक्स में क्या है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक चेन से ये हो गया, दूसरा चेन ये हो गया इसमें, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है कनेक्टेड होता है किसके द्वारा, लिंक्ड होता है किसके द्वारा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ये बीच में देखो जो लाइनिंग दिए हुए हैं ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए हेलिक्स में क्या होता है, लिंक्ड होता है मेरे बच्चों। तो ये यहां पर है। अब इसको जो होता है अनबाइंड होना जरूरी है, क्योंकि जब तक कि ये डीएनए मॉलिक्यूल अनबाइंड नहीं होगा, डीएनए टेम्पलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, देन क्या होता है इसमें न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है ये। तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन होने के लिए क्या होता है, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, और डीएनए टेम्पलेट के लिए जो होता है इस डीएनए हेलिक्स को अनबाइंड होना बहुत ही जरूरी है ये, समझे मेरे बच्चों। इसलिए यहां पर लिखे हुए हैं the first requirement of replication is, है ना, replication is to unwind the double helix, किस लिए, so that 2 strands are free to act as template, है ना, टेम्पलेट की तरह एक्ट करे, इसके लिए जो होता है अनबाइंड होना जरूरी है। अब अनबाइंड कैसे होता है मेरे बच्चों, इस चीज को क्लियर कट ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये मैकेनिज्म को, यहाँ पर प्रोसेस को समझना है कंसंट्रेट होके मेरे बच्चों, है ना, ताकि कहीं भी आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो ये कि इसमें क्या है, ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ये डीएनए डबल हेलिक्स है। यहाँ पर लिखे हुए हैं अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनबाइंडिंग कैसे होता है जो समझना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर वाइंडिंग जो होता है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो वाइंड है वो किसके कारण वाइंड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाइंड है ना। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है ये वाइंड है किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दोनों क्या होता है, लिंक्ड होता है। ये किसके कारण लिंक्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, है ना। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कटना जरूरी है, जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड कटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कट नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, अनबाइंड नहीं हो सकता है। तो ये काम जो होता है ये कौन करता है, यहां पर देखो है ना, ये हेलिकेज एंजाइम, ये क्या है, हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, है ना। ये हेलिकेज एंजाइम
डीएनए हेलिक्स से बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर देता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, कट कर देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड कट हो जाएगा तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा, सेपरेट, अनबाइंड होगा, ये खुलेगा, ये है ना। तो अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो होता है वो किसके कारण होता है मेरे बच्चों, हेलिकेज एंजाइम के कारण होता है। किसके कारण होता है, हेलिकेज एंजाइम के कारण होता है। तो ये कैसे होता है मेरे बच्चों, ये होता है इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच से क्या करता है, कट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच से क्या करता है, यहाँ पर ये कट कर देता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड कट हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ये स्टैंड इस तरह से खुलेगा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कट होने के कारण ये स्टैंड इधर से खुलेगा ना, इस तरह से। ये यहां हुआ, है ना। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या किया, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट किया। अब कट किया तो दोनों ए क्या होगा, इसमें दोनों स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का वो क्या होगा, अनबाइंड होगा। तो क्वेश्चन अगर ये पूछते मेरे बच्चों कि अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स किस एंजाइम्स के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हेलिकेज। क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये हेलिकेज एंजाइम के कारण जो है मेरे बच्चों, ये क्या होता है यहाँ पर, ये अनबाइंडिंग होता है। अब देखो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब क्या होता है, इसमें ब्रेक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब यहाँ पर ब्रेक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, ये टेंशन क्रिएट होता है ना। ये क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। अब वो टेंशन कौन रिलीज कर देता है, वो टेंशन कौन रिलीज कर देता है, जब ये टेंशन क्रिएट करता है यहाँ पर, जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, तो सेपरेट होने के लिए, अनकॉइल्ड होने के लिए क्या होता है, इसमें ये क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। ये तो टेंशन को कौन रिलीज करता है, तो ये टोपोआइसोमरेज, है ना। ये एंजाइम्स जो है यहाँ पर, ये टोपोआइसोमरेज है। ये एंजाइम कौन सा है मेरे बच्चों, ये है टोपोआइसोमरेज, है ना। ये टोपोआइसोमरेज क्या होता है इसमें, है ना, अनबाइंडिंग के कारण यहाँ पर क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है ना। जब टेंशन क्रिएट होता है यहाँ पर, तो ये टेंशन जो होता है इसमें रिलीज किसके द्वारा होता है, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज के द्वारा कैसे होता है, देखो जिस पॉइंट पर अटैच्ड है, ये इस पॉइंट पर अटैचमेंट है, इस पॉइंट पर अटैचमेंट है, इस पॉइंट पे अटैचमेंट है ना। देखो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, इसके कारण टेंशन क्रिएट होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी तो हुआ होगा, है ना, उसी तरह से क्या होगा, यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए इस पर बतला रहे हैं, जो भी यहाँ पर प्रोसेस बतला रहे हैं वो इस स्टैंड पर हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देखना, जब हाइड्रोजन बॉन्ड कट करेगा तो टेंशन क्रिएट होगा, वो टेंशन क्रिएट होगा तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए क्या यूज होता है, कौन सा एंजाइम, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज को ही प्रोकैरियोट में हम डीएनए गायरेज कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब कट हुआ तो टेंशन क्रिएट हुआ, कैसे रिलीज होगा जो समझना। देखो ये जो अटैच्ड पॉइंट है, ये अटैच्ड पॉइंट है, ये अटैच्ड पॉइंट है, इस अटैच्ड पॉइंट पर ये टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ब्रेक करता है, मतलब कट कर देता है। और कट करके जब सेपरेट हो रहा है, थोड़ा सा टेंशन रिलीज होता है, तो फिर से उसको रिसील कर देता है, फिर से क्या करता है, रिसील कर देता है, ताकि स्टैंड ये डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फ्रेगमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जैसे ही जहां पे अटैच्ड है वहां पर कट करता है, और कट करने के बाद फिर जो जब थोड़ा सा सेपरेट होता है तो उसको फिर से क्या होता है, सील कर देता है उसको, है ना। जब सील कर देगा तो क्या टेंशन रिलीज हो जाएगा, दोनों स्टैंड सेपरेट होगा, और जब दोनों स्टैंड सेपरेट होगा तो ये स्टैंड जो होता है सेपरेटेड फॉर्म में रहे, ये स्टैंड जो होता है सेपरेटेड फॉर्म में रहे। ऐसा नहीं कि सेपरेट हुआ और फिर से क्या होता है, क्वाइल्ड हो जाए, है ना। सेपरेट हुआ यहां पर और फिर से क्वाइल्ड हो जाए तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन होगा, नहीं होगा यहां पर। तो ये सेपरेटेड फॉर्म में ही रहे, इसके लिए क्या होता है, ये यहां पर है, यहां पर है SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इससे क्या करता है, बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके जो होता है इसको सेपरेट फॉर्म में रखे रहता है, मतलब केप्टिन होल्ड, ये क्या, होल्ड इन ओपन फॉर्म, ये ओपन फॉर्म में रखे रहता है वो। तो यहां पर देखो किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हुआ, यहां पर हेलिकेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, देन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये तीनों पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है ये, है ना। और जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा, है ना, रेप्लिकेशन क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा इस तरह से। तो जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसको कहते हैं हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, इसको क्या कहते हैं,
ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं इसको। तो ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, है ना। और जब स्ट्रैंड जब ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है? वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इस वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन ये क्या कहलाता है? इसमें रेप्लिकेशन फोर्क कहलाता है। ये मतलब एक ही बार में, देखो रेप्लिकेशन फोर्क क्यों बनता है? एक ही बार में पूरा डीएनए क्या होता है? ओपन नहीं होता है। एक ही बार में पूरा डीएनए ओपन नहीं होता है। ये क्यों? क्योंकि डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा होता है और इसके लिए हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना। अब ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि होल लेंथ ऑफ डीएनए का एक ही बार ओपनिंग क्यों नहीं हो जाता है, तो ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी, है ना। ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्या होगा इसमें? हाई एनर्जी। यहाँ पर हाई एनर्जी क्या होता है? इसमें रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट ओपन नहीं हो पाता है। तो ओपनिंग जो होता है एक सर्टेन पॉइंट तक होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तक ही होता है। होल लेंथ ऑफ डीएनए एक ही बार में ओपन नहीं होता है। होल लेंथ ऑफ डीएनए एक ही बार में ओपन क्यों नहीं होता है? जो समझ लेना, एक तो इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है और ओपनिंग के लिए हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। यही कारण क्या होता है? इसमें पूरे होल लेंथ ऑफ डीएनए एक ही बार में ओपन नहीं होता है मेरे बच्चों, है ना। तो ये जो होता है ओपनिंग जो होगा एक सर्टेन पॉइंट तक ही ओपनिंग होता है, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसलिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं इसको, है ना। तो अभी यहाँ पर जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया, ये वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इस वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये क्या हो गया इसमें? वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया इसमें? वाई शेप्ड। ये रेप्लिकेशन फोर्क कैसा है? वाई शेप्ड है ये। तो ये हुआ इसमें अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हुआ मेरे बच्चों। तो सबको समझ में आ गया होगा अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सारा कुछ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हुआ, जो सबको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ये समझे मेरे बच्चों? इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब देखना मेरे बच्चों, अभी जो मैंने समझाया उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे क्या लिखे हैं यहाँ पर? द डीएनए डबल हेलिक्स अनबाइंड एंड अनकॉइल्ड इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन किसके कारण होता है? हेलिकेज के कारण। तो यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, यह है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है मेरे बच्चों? अनबाइंड डीएनए हेलिक्स एंड अनजिप्स द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब जिप होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है? चैन होता है। चैन को ऊपर करते हैं तो दोनों चैन क्या अटैच्ड हो जाता है, चैन को नीचे करते हैं तो दोनों क्या होता है? सेपरेट होता है। तो अनजिपिंग, ऊपर किए तो क्या हो गया? जिपिंग, और नीचे किए चैन को तो क्या हो गया? अनजिपिंग। तो यहाँ पर क्या होता है इसमें? अनबाइंड डीएनए हेलिक्स एंड अनजिप्स द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दोनों स्ट्रैंड ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को क्या करता है? अनजिप करता है हेलिकेज। दूसरा इसमें है, अब ये बतलाए थे अभी, है ना, कि दोनों जो होता है दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट फॉर्म में कौन रखे रहता है? तो वो है सिंगल SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो होता है इसमें, ये क्या करता है? ये डीएनए स्ट्रैंड के सुगर फॉस्फेट बैकबोन से बाइंड करता है। सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इससे बाइंड करता है और दोनों स्ट्रैंड को होल्ड किए रहता है। होल्ड ओपन द, है ना, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। होल्ड ओपन द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये हेलिकेज, अब बतलाए थे कि टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन रिलीज किसके कारण होता है? तो लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, अनबाइंडिंग ऑफ हेलिक्स क्रिएट टेंशन। अनबाइंडिंग ऑफ हेलिक्स क्रिएट टेंशन, है ना, विच इज रिलीज्ड बाई, ये टेंशन किसके द्वारा रिलीज होता है? विच इज रिलीज्ड बाई टोपोआइसोमरेज। क्या है? टोपोआइसोमरेज। तो यहाँ पर 3 एंजाइम इन्वॉल्व हुआ, है ना। एंजाइम हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपोआइसोमरेज। इसी को हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या कहते हैं? डीएनए गायरेज कहते हैं। और अभी बतलाया मैंने बच्चों कि जो अनजिपिंग होता है, अनबाइंडिंग जो होता है इसमें, है ना, ये क्या होता है? होल लेंथ तक नहीं होता है इसमें, है ना। होल लेंथ क्यों नहीं होता है? ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट।
क्योंकि ये लॉन्ग होता है डीएनए का लेंथ, हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो पूरा ओपन नहीं हो पाता है ये, है ना। तो सेपरेशन जो होता है स्लोली, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, सेपरेशन स्लोली होता है। और जब इस डायरेक्शन में सेपरेशन होता है, देन गिव राइज टू बाई शेप्ड स्ट्रक्चर। और इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं यहाँ पर। तो लिखा हुआ है मेरे बच्चों, whole length of DNA does not open in one stitch due to very high energy requirement। क्यों, किसलिए, for long DNA molecule, but the point of separation proceeds slowly towards both direction। in each direction, है ना, it gives the appearance of Y-shaped structure। और इस Y-shaped structure को क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। तो ये हो गया इसमें अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का जो स्टेप है इसमें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। अब देखना बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर है वो और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो, है ना, दोनों को एक साथ क्या होता है, पहले इस वीडियो लेक्चर को पढ़ लेना, इसके बाद जो होता है तुरंत जो होता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसको पढ़ लेना। तो पूरा डीएनए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों, है ना। कंप्लीटली क्या होता है समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें है बच्चों, है ना। देखो कोशिश करते हैं आज ही फिर जो होता है नेक्स्ट वीडियो डीएनए, ये क्या होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेक्स्ट स्टेप जो है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो और भी स्टेप्स है ना, उस स्टेप्स का वीडियो जो होता है बना करके कोशिश करेंगे आज ही भेज देने का, ताकि दोनों आज ही देख लो और अच्छी तरह से समझ लो, अदरवाइज कल तो मिलेगा नहीं। समझे मेरे बच्चों। ओके बच्चों, टेक केयर।